राजस्थान के एक बहुत ही नामी ग्रामी सरपंच के घर पर एक पंचायत जुड़ रही होती है। पंचायत वहां पर एक बहू और बेटी की थी। बेटी और बहू किसी और की नहीं थी, सरपंच की खुद अपनी बेटी और बहू होती है। दोस्तों, यहां पर कुछ लोग सवाल जवाब भी कर रहे थे, लेकिन यहां पर सभी लोग दबी हुई आवाज़ में सवाल जवाब कर रहे थे। लेकिन जो सबूत होता है वो एक मोबाइल फ़ोन के अंदर होता है, बहुत ही ठोस सबूत होता है। और उसके बाद जो पंचायत निर्णय लेती है, सरपंच साहब जो निर्णय लेते हैं, उस निर्णय को सुनकर हर कोई व्यक्ति एक बार के लिए हिल जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था, किस तरह से सरपंच साहब के घर में ये हलचल हुई थी, सरपंच साहब के घर की हालत कैसी थी, किस तरह की वहाँ पर पाबंदी थी। अगर आप भी पूरे मामले को जानोगे तो आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, ये हकीकत की घटना राजस्थान में एक ज़िला पड़ता है नागौर। ये नागौर की ही हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा परिवार में सरपंच साहब होते हैं, उनकी पत्नी होती है, उनके बेटे की बहू होती है और उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम अनीता होता है। उम्र 20 साल होती है और जो BA की पढ़ाई कर रही होती है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे नौकर काम किया करते हैं, लेकिन एक ऐसा पर्सनल नौकर होता है जो इनके घर के अंदर जा सकता था, घर के अंदर की देखरेख करता था, बाहर भी जा सकता था। लेकिन यहाँ पर जो पाबंदियाँ हैं वो सब के लिए बराबर की गई थी। वो यहाँ पर कोई भी नौकर इनकी घर की महिला से बातचीत नहीं कर सकता था, घर की महिला घर से बाहर नहीं निकल सकती थी और वो ना ही फ़ोन चला सकती थी। इस तरह की यहाँ पर पाबंदी लगा रखी थी, जिसकी वजह से जो महिला होती हैं वो घर के अंदर ही रहती हैं और जो नौकर होते हैं वो घर के बाहर ही काम किया करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इनके घर में 25 सालों से एक नौकर काम किया करता था, उसकी पत्नी भी काम किया करती थी। उसके बाद अब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनका एक बेटा होता है जिसकी उम्र 22 साल होती है। दोस्तों, नाम उसका जगदीश उर्फ जग्गू होता है। वो यहाँ पर आकर अपने माता पिता की जगह पर काम करने लगता है। जो माता पिता होते हैं बहुत ही ज़्यादा ईमानदार होते हैं, बेटा भी उसी ईमानदारी से यहाँ पर काम किया करता है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता रहता है। जो बेटा होता है इसी तरह से वो भी काम करता है जिस तरह से उसके पिता किया करते थे। जो सरपंच साहब होते हैं उनकी यहाँ पर कामकाज की देखरेख किया करते, उनकी खेतीबाड़ी किया करते, यहाँ पर पशुओं का काम किया करते। जो भी यहाँ पर उनका काम होता या कोई बाहर से लोग बाग आते, उनका अरेंजमेंट, उन्हें खाने पीने का जो भी पूरा सामान था वो यहाँ पर यही लड़का देखने लगता है। तो एक दिन का वाक़या होता है, ये लड़का बाहर बैठकर खाना खा रहा होता है, तभी इसके गले में कुछ रोटी का टुकड़ा अटक जाता है और उसे पानी की ज़रूरत होती है। भागकर ये नल पर जाता है तो नल में पानी डालकर उसमें पानी वापस लिया जाता था। यहाँ पर आज नल में डालने के लिए पानी कुछ नहीं होता इसके पास, ये पहले पानी नहीं भर पाता। उसके बाद ज़ोर ज़ोर से उसे चलाने लगता है। दोस्तों, कई मिनट इसे बीत जाते हैं, लेकिन पानी आए तो आए कहाँ से, जब तक उसमें पानी नहीं डाला जाएगा तब तक उसमें से पानी नहीं निकल पाएगा। दोस्तों, उसके बाद एक हाथ इसके सामने बढ़ता है और एक बोतल उस हाथ में होती है। दोस्तों, ये बोतल को देखता है और सामने उस हाथ को देखता है तो वो को देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो हाथ बेहद ही खूबसूरत होता है। वो हाथ किसी और का नहीं होता, सरपंच की बेटी अनीता का होता है। अनीता को भी पहली बार बाहर निकलने का मौका मिला था। वो इसे पानी देने के लिए कहती है कि ये लो पानी पी लो, तुम काफ़ी देर से परेशान हो। तो यहाँ पर वो लड़का कहने लगता है कि नहीं नहीं, आप तो सरपंच की बेटी हो, आप को अगर किसी ने देख लिया और किसी ने ये देख लिया कि ये इसे पानी पिला रही है तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मुझे है कि मुझे अपराधी समझा जाएगा और मेरे ऊपर यहाँ पर बहुत सारी मार पड़ेगी। वो कहती है कि कोई बात नहीं, पहले प्यास की ज़रूरत है, पहले पानी पी लो, उसके बाद यहाँ से आगे की बात करना। यहाँ पर कोई भी नहीं है, आप पानी लो। दोस्तों, उसके बाद जो फ्रिज की ठंडी बोतल होती है उसे दे दी जाती है और वो पूरी बोतल एकदम से पी जाता है। और वो लड़की यहाँ पर हंसने लगती है और कहने लगती है कि तुम इतने प्यासे हो और फिर भी पानी पीने से मना कर रहे हो, तुम्हारे अंदर इतना डर कैसे है। दोस्तों, जब वो लड़का अपनी नज़र उठाकर उस लड़की की तरफ देखता है तो देखता ही रह जाता है। वो लड़की हद से ज़्यादा खूबसूरत होती है। दोस्तों, वो लड़का कहने लगता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब आप यहाँ से चली जाओ। लेकिन अपने मन में वो बहुत सारे सवाल लेकर घूमता रहता है कि यार ये तो बहुत सुंदर लड़की है, अगर इससे बातचीत होती रहे तो बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों, फिर अगले दिन वो इसी तरह से नलके को बजाता है
है वो लड़की फिर से आकर उसको पानी दे देती है। दोस्तों इसी तरह से वो उसको देखता रहता है और देखते देखते कहने लगता है कि आप तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। अब लड़की को भी ऐसा लगने लगता है कि तू बाहर तो कभी गई नहीं है, तुझे पता ही नहीं प्यार होता क्या है। वो लड़के के प्यार में पड़ जाती है। दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और आंखों ही आंखों में एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होने लगते हैं। दोस्तों इस तरह से ये तीसरा चौथा जो दिन होता है उनका मिलने का इसी तरह से होता है। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को इसी तरह से देखते रहते हैं और एक दिन का वाक़या होता है जब घर में मिठाइयाँ बांटी जा रही होती हैं। इस लड़के को भी पता चलता है कि ये मिठाइयाँ किस वजह से बांटी जा रही हैं कि अनीता की सगाई तय कर दी है और उसकी शादी होने वाली है। दोस्तों फिर ये नलके को ज़ोर ज़ोर से बजाने लगता है। आज वो हाथ यहाँ पर नहीं आता, दूसरा हाथ चूड़ियों से खनखनाता हुआ वहाँ पर पहुँच जाता है। दोस्तों जब वो इस हाथ को देखता है तो देखता ही रह जाता है कि यार ये तो किसी और का हाथ है। फिर वो कहने लगता है कि आप कौन? तो वो कहने लगती है कि मुझे सब पता है, लेकिन वो अब तुम्हें पानी पिलाने के लिए नहीं आएगी। मुझे सारा कुछ पता चल चुका है, मैं उसकी भाभी हूँ, मैं तुम्हें पानी देकर जा रही हूँ। दोस्तों वो लड़का पानी ले लेता है लेकिन घबराता रहता है और उसके पैर पकड़ लेता है। कहने लगता है कि भाभी इस सब के बारे में किसी को कुछ मत बताना, नहीं तो यहाँ पर बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। दोस्तों वो भाभी भी उसे आश्वासन देती है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो काफ़ी दिन से पता है कि तुम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे हो। फिर भाभी भी वहाँ से चली जाती है और दोस्तों धीरे धीरे करके जो शादी की डेट होती है वो नज़दीक आने लगती है। और एक दिन का वाक़या होता है जब शादी में मात्र 15 दिन बचे होते हैं। जो घर वाले होते हैं कुछ सामान लेने के लिए चले जाते हैं। जो लड़की का पिता होता है सरपंच, वो अपने दामाद को देखने के लिए चला जाता है। वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। दोस्तों जब इधर लड़की घर पर अकेली रह जाती है तो उस लड़के से कहती है कि आ जाओ, आज हम दोनों अकेले हैं घर पर और मैं तुमसे ही मिलने के लिए ही यहाँ पर रुकी हूँ। तो लड़का कहने लगता है कि हमारा तुम्हारा मिलाप कैसा, अब हम नहीं मिल सकते क्योंकि तुम्हारी शादी होने वाली है। वो लड़का उस लड़की को देखता रहता है, लड़की भी उसे देखती रहती है। फिर लड़की उससे कहती है कि चलो घर बैठकर थोड़ी सी बातचीत करते हैं। फिर दोनों घर चले जाते हैं और आपस में इस तरह से बातचीत करते हैं, दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। दोस्तों गले लगकर रोने लगते हैं। लड़की उसे अपना मोबाइल नंबर दे देती है जो कि उसे अभी शादी के लिए मिला था, उससे पहले उसके पास मोबाइल नहीं था। वो लड़का उसका मोबाइल नंबर ले लेता है और उस पर लगातार बातें करने लगता है। दोस्तों इधर जो सरपंच साहब होते हैं अपने दामाद को देखने के लिए हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद पता चलता है कि ये तो एक नंबर का नशेड़ी है और नशे की वजह से ही इसकी ये हालत हुई है, ये हॉस्पिटल में इसी वजह से पहुंचा है। दोस्तों उसका दिमाग ख़राब हो जाता है और जैसे ही वो घर वापस आता है तो लड़की का मोबाइल उनके हाथ पड़ जाता है। उसमें उन रिकॉर्डिंगों को भी वो सुनने लगता है। तो अब दूसरी इसको ये बहुत बुरी खबर मिलती है, यानी कि एक ही दिन में दो बुरी खबर सरपंच को मिल जाती हैं। सरपंच बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि इसमें क्या रिकॉर्डिंग है ये आप सुने और हमें भी बताएं। दोस्तों उसके बाद रिकॉर्डिंग सुनी जाती है तो उसमें ये लड़का और लड़की अनीता और जगदीश दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते और बातें करते करते पूरी रात भर ये बातें करते और जब दिन निकलने की कगार पर होता तो ये रोते रोते फ़ोन को बंद कर देते। यहाँ पर ये अपनी भाभी का भी जिक्र करते कि भाभी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर सरपंच साहब को पता चल जाता कि हमारे घर में आग लगाने वाली भाभी है। दोस्तों उसके बाद सरपंच साहब बिना कुछ सोचे समझे एक पंचायत का आयोजन कर देते हैं जिसमें इस लड़की के पिता को भी बुलाया जाता है, आसपास के लोगों को भी बुलाया जाता है और सभी लोग इकट्ठा होकर सरपंच के घर पर आ जाते हैं। दोस्तों पंचायत जुड़ जाती है। पंचायत में आपस में कानाफूसी होने लगती है कि किस वजह से पंचायत जुड़ी है। तो सरपंच साहब डिटेल से बताते हैं कि इस वजह से मैंने पंचायत जोड़ी है। अगर मैं और किसी लोगों का फैसला कर सकता हूं तो अपने घर का भी फैसला मैं पंचायत में ही लेना चाहता हूं। दोस्तों कुछ लोग तो कहने लगते हैं कि सरपंच पागल हो चुका है, इसका घर का मामला है, ये घर में ही इसे निपटा सकता था। जैसे ही एक व्यक्ति यहां पर कहने लगता है कि उस नशेड़ी दामाद से तो ये नौकर बहुत अच्छा है, वो तो नशेड़ी है, वो तो हमारी लड़की को इस तरह से बर्बाद कर देगा। सरपंच साहब के कानों तक ये आवाज़ पहुँचती है तो सरपंच साहब कहने लगते हैं कि कौन बोला। तो यहाँ पर कोई भी आवाज़ दोबारा नहीं सुनाई देती, लेकिन सरपंच साहब के कानों में ये आवाज़ गूंज रही
होती है कि वो लड़का नशेड़ी है और ये लड़का बहुत बेहतर है। दोस्तों, इस लड़के के माता पिता के बारे में भी जब पता किया जाता है तो बहुत ही बेहतर इसके माता पिता होते हैं। दोस्तों, इस तरह से वहाँ पर पंचायत में कानाफूसी चल रही होती है, हर तरह से यही सवाल जवाब चल रहे होते हैं, लेकिन जोर से सामने सरपंच के आकर कोई भी नहीं बोल रहा होता। दोस्तों, यहाँ पर जो इसकी भाभी होती है अनीता की, उसके ऊपर भी लालछन लगाए गए थे कि इसने ही हमारे घर को बर्बाद किया है। उसके पिता को भी बुलाया गया था, उसके पिता से कहा जाता है कि आपकी बेटी का करैक्टर ठीक नहीं है, सब कुछ जानते हुए भी आपकी बेटी ने ये सब छुपाया है, आपकी बेटी ने बहुत बड़ा अपराध किया है। दोस्तों, पूरी बातें इस तरह से होती रहती हैं और बाद पंचायत में से ही एक व्यक्ति उठ खड़ा होता है और कहने लगता है कि सरपंच साहब, अगर मेरी गलती हो तो मुझे सजा दे देना, लेकिन मैं ये बात अपने अंदर नहीं छुपा कर रख सकता, मैं ये बात तुम्हारे सामने उजागर करना चाहता हूँ। तो वो कहने लगता है कि ठीक है, बोलिए आपको क्या बोलना है। तो वो कहने लगता है कि साहब, आपकी बेटी ने प्यार ही किया है और इस नौकर ने भी प्यार किया है, जिसको तुमने इस तरह से बंदी बनाकर रखा हुआ है, क्योंकि उस नौकर को भी 4 लोगों ने पकड़ रखा था, वो वहाँ से थर थर काँप रहा था, उसको डर था कि कहीं अब तुझे मौत के घाट ना उतार दिया जाए। इसने इतना बड़ा कोई अपराध नहीं किया, इसने तुम्हारे घर की सेवा की है, बस इसके अंदर एक ही तो कमी है कि ये तुम्हारे बराबर का नहीं है, ये नौकर है लेकिन ये प्यार करने में किसी से कम नहीं है, तुम्हारी बेटी को खुश रखेगा। दोस्तों, सरपंच साहब उसकी तरफ देखते रह जाते हैं और जो यहाँ पर सरपंच का बेटा होता है वो कहने लगता है कि तुम्हें इस तरह से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। दोस्तों, यहाँ पर सरपंच साहब के कुछ समझ में आता है और वो कहने लगते हैं कि बेटा तुम शांत हो जाओ, तुम्हें अभी बोलने की ज़रूरत नहीं है, उस लड़के को मेरे सामने लेकर आओ। फिर उस लड़के जगदीश को सरपंच के सामने लाया जाता है। सरपंच साहब उससे कहने लगते हैं कि तुम मेरी बेटी से कितना प्यार करते हो। दोस्तों, वो यहाँ पर कांपता रहता है, कांपते यही कहता है कि मैं आपकी बेटी को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, उसे हर वक्त खुश रखूँगा। फिर यहाँ पर सरपंच साहब कहने लगते हैं कि मेरी बेटी के नाम 20 बीघा ज़मीन है, तुम्हारे नाम क्या है। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि मेरे नाम मात्र 1 बीघा ज़मीन है, लेकिन मैं 1 बीघे में ही आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूँगा। दोस्तों, सरपंच साहब जब इस तरह का वाक्य सुनते हैं तो सरपंच साहब उसे कहते हैं कि खड़ा हो जा और आके मेरे गले लग जा। दोस्तों, सरपंच साहब उसे अपने गले लगा लेते हैं, वहाँ पर तालियां पिटने लगती हैं और सभी लोग यहाँ पर खुश होने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मिठाई बांटी जाती है और सरपंच साहब इस शादी के लिए मंजूर हो जाते हैं। जिस दिन इसकी बेटी की शादी होनी थी उसी दिन की शादी तय कर दी जाती है और दोनों की आपस में रजामंदी से, दोनों परिवारों के प्यार से दोनों की शादी हो जाती है। दोस्तों, ये मामला 2012 का होता है और 2012 से आज तक इनका परिवार बड़े ही खुशीपूर्वक चल रहा है, अच्छे से इनका परिवार चल रहा है, आज इनके बच्चे भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी, यहाँ पर किसका किरदार आपको ज़्यादा बेहतर लगा, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अगर आप लोगों को हमारी ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। नमस्कार, जय हिंद,